बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो है रैंकाइन्स मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल्स, जिसको हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी बोलते हैं और इसको टेंजेंशियल एंगल मेथड भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो हमारे एंगुलर मेथड्स होते हैं डिफरेंट कर्व की सेटिंग्स के लिए, उसमें इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम फिगर समझ लेते हैं कि फिगर में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये वाला पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है ये T1 है। यहाँ से हमारी कर्व स्टार्ट होती है। इसके अपोजिट कॉर्नर पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कहीं आपकी T2 होगी, यानी कि यहाँ पर आपकी कर्व एंड हो रही होगी। फिर एक पॉइंट हमारे पास ये टॉप पे होता है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि हमारी टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2 या हमारी जो मेन हमारी जो रेफरेंस लाइंस होती हैं जहाँ पे वो आपस में आके बाइसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पे जो एंगल बनता है उसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। और वो जो पॉइंट है वो एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिसको इस फिगर में कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर आपको यहाँ पर ये ए यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिर आपको बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिर आपको सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इस कर्व के ऊपर डिफरेंट टेंजेंट पॉइंट्स हैं कि ये पहला हमारा आपका जो कर्व का पोर्शन है वो T1 से स्टार्ट हुआ और ए पे ख़त्म हुआ, फिर ए से स्टार्ट हुआ बी पे ख़त्म हुआ, फिर बी से स्टार्ट हुआ और सी पे जाके ख़त्म हो गया। तो ये डिफरेंट पोर्शंस हमारे बन गए हैं जो एक टेंजेंट पॉइंट से दूसरे टेंजेंट पॉइंट तक जाके चलता है कर्व के ऊपर। फिर आपको यहाँ पे कैपिटल सी और 1, कैपिटल C2, कैपिटल C3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई से भी दो टेंजेंट पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन से कर्व के ऊपर, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। यानी कि ये हमारी अगर सर्कल की एक हमने कर्व उठाई हुई है और उस पे ये डिफरेंट टेंजेंट पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं T1, A, B और C। अगर मैं T1 को A से कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरी C1 कॉर्ड होगी। अगर मैं ए पॉइंट को बी से कनेक्ट करता हूँ स्ट्रेट लाइन से तो ये मेरी कॉर्ड 2 हो जाएगी, C2। अगर मैं बी पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट को सी से कनेक्ट करूँ तो ये मेरी C3 या टेंजेंट 3 हो जाएगी। अगली जो चीज़ हमारे पास नज़र आ रही है वो हमें दो तरह के एंगल्स अवेलेबल होते हैं रैंकाइन मेथड और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड में। एक हमारे पास होते हैं टेंजेंशियल एंगल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं डिफ्लेक्शन एंगल्स। टेंजेंशियल एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम λ1, λ2, λ3, ये आपको जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और जो डिफ्लेक्शन एंगल्स होते हैं इनको हम डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास टेंजेंशियल एंगल्स होते हैं ये हमेशा हमारी टेंजेंट और आर्क के बीच में होते हैं। तो जो भी हमारा एंगल टेंजेंट के रिस्पेक्ट से होगा वो टेंजेंशियल एंगल कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर मेरी टेंजेंट इस टाइम ये वाली मेन जो टेंजेंट लाइन है इससे इस यहाँ तक का जो एंगल होगा वो उसको हम λ1 कहेंगे, इस आर तक का जो एंगल होगा। इसी तरह अगर इस ए पॉइंट पे मैं मज़ीद एक टेंजेंट एक्सटेंड करता हूँ, लाइन पॉइंट ए से टेंजेंट पॉइंट ए से एक टेंजेंट लाइन में लगाता हूँ और उस टेंजेंट लाइन से आर्क तक का जो एंगल बनेगा वो डेल्टा 2 कंसिडर होगा। इसी तरह अगर मैं पॉइंट बी पर एक और टेंजेंट लाइन मार्क करता हूँ तो उस टेंजेंट लाइन से आर्क तक का डिस्टेंस मेरे पास λ3 होगा एंड सो ऑन। अब जब भी मैंने अपनी मेन जो लाइन है, जिस तरह यहाँ पर मेरे पास T1 पॉइंट से ये जो ऊपर की जानिब जा रही है टेंजेंट लाइन भी जो है, इससे कॉर्ड लाइन तक जो मेरा इस स्पेसिफिक टेंजेंट से जो स्ट्रेट लाइन आपस में कनेक्ट करेगी T1 और A को, उस तक का जो डिस्टेंस होगा
वो डिफ्लेक्शन एंगल कहलाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्या मुराद है? स्ट्रेट लाइन से मुराद क्या है कि आपने हर टेंजेंट पॉइंट को इनिशियल जो आपका जो टेंजेंट पॉइंट होगा उसके साथ आपने कनेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे T1 को मैंने A से कनेक्ट कर दिया, फिर T1 को मैंने B से कनेक्ट कर दिया, फिर T1 को मैंने C पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, फिर अगर यहाँ पर D पॉइंट भी होता तो मैं T1 को D पॉइंट से कनेक्ट कर देता। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है जो हर टेंजेंट पॉइंट को मेन टेंजेंट यानी कि T1 के साथ कनेक्ट करती है, उस तक का जो डिस्टेंस जो एंगल बनेगा उसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ से T1 से मैंने एक स्ट्रेट लाइन मार्क की जो पॉइंट B को कनेक्ट कर रही है। अब इस पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से इस इनिशियल टेंजेंट लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा, जो एंगल होगा, उसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो मैंने T1 को C पॉइंट से कनेक्ट किया, इस स्ट्रेट लाइन से इस टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा 3 कंसिडर हो जाएगा। अब जब भी हमने रैंकाइन मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल्स को कंसिडर करना है तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्कल से रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी कहती क्या है कि इस स्पेसिफिक कर्व के अंदर इस कॉर्ड की वजह से जो सेंटर पॉइंट पे एंगल बनेगा वो हमेशा इस टेंजेंट पर बनने वाले एंगल का डबल होगा। यानी कि अगर यहाँ पर लैम्डा 1 एंगल बनता है तो वो सेंटर में 2 लैम्डा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये लैम्डा 2 एंगल बनता है टेंजेंट और आर्क के बीच, तो इसके मिड में जो हमारा एंगल बन रहा होगा वो यहाँ पे बनने वाले एंगल का डबल हो जाएगा। या अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बोलना चाहूँ तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारी इस टेंजेंट और आर्क के बीच जो एंगल बनेगा वो इस कॉर्ड की वजह से सेंटर में बनने वाले एंगल का हाफ होगा। मतलब कि अगर इस सेंटर में हमारे पास एंगल बन रहा है 2 लैम्डा, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो इसका हाफ होना चाहिए, यानी कि लैम्डा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये आगे जाके यूज होगी। इसकी डेरिवेशन हम देख लेते हैं। अगर इसकी आप डेरिवेशन देखें तो हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं C1, C2, C3, ये हमारे पास कॉर्ड लेंथ होती हैं, ये लेंथ्स ऑफ कॉर्ड्स हैं। और वो कौन सी लेंथ्स हैं? वो है हमारे पास T1A, T1, फिर A से B, फिर B से C। ठीक है जी, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है हमारे पास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1, C2 और C3 से। फिर R जो है हमारे पास, ये जो कैपिटल R है ये रेडियस ऑफ कर्व होता है। हम जब भी रैंकाइन मेथड को की डेरिवेशन इनिशिएट करते हैं तो उसमें हम एक एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इस पे जो हमारी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हम नियरली इक्वल कंसिडर कर लेते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड के, क्योंकि ये छोटे छोटे उसके पोर्शन में हमने इसको डिवाइड किया होता है और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो भी बड़े माइनर से होते हैं, बड़े स्मॉल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क होगी वही हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड कंसिडर की जाएगी। तो इस एजम्पशन को लेके हम अपना आगाज़ करते हैं कि इनिशियल जो हमारी कॉर्ड की लेंथ है वो आर्क की लेंथ के इक्वल होगी जो कि C1 होगी। अब हमने सर्कल की वो वाली प्रॉपर्टी देखनी है। यहाँ पर V, T1 और A के बीच जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1। ये देखें, VT1A के इक्वल जो एंगल बनेगा वो लैम्डा 1 होगा। और यही एंगल अगर हम इस ट्राइंगल में कंसिडर करें, यानी कि T1OA,
तो ये वो सर्कल की प्रॉपर्टी आप उसको अपने ज़हन में रखिएगा कि सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ कंसिडर होगा। तो सेम उसी प्रॉपर्टी को मैंने यूज़ किया, हाफ T1OA। अब हमने T1OA को एक तरफ कर दिया, 2 को लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर आया 2 लैम्डा 1, जो कि मेरा सेंटर पे बनने वाला एंगल है। अब हमने देखा कि लेंथ ऑफ आर्क हम किस तरह निकालते हैं, r इंटू थीटा। ये फार्मूला हमारे पास रेडियंस में होता है, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास r जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पर हमारे पास जो थीटा अवेलेबल है, ये ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया 2 लैम्डा 1, वो लिख दिया, और इसको मैंने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और लेंथ की जगह यानी कि लेंथ ऑफ आर्क की जगह मैंने कॉर्ड 1 लिख दिया। ये ऊपर जो एजम्पशन की है कि कॉर्ड लेंथ एंड आर्क लेंथ आर इक्वल, इसलिए एल को मैंने C1 से रिप्लेस कर दिया। तो C1 का मेरे पास फार्मूला क्या बना, आर पाई इंटू एंगल डिवाइडेड बाय 180। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले टेंजेंट एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, और उन टेंजेंट एंगल्स को यूज़ करके मैं डिफ्लेक्शन एंगल यानी कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालूंगा। तो लैम्डा जो कि हमारा टेंजेंशियल एंगल है, टेंजेंट एंगल है, उसको मैंने एक तरफ कर दिया और बाकी इक्वेशन को एक तरफ कर दिया। तो लैम्डा 1 इन डिग्रीज मेरे पास आया 90 C1 डिवाइड बाई पाई इंटू कैपिटल R। इसको मज़ीद अगर मैं मिनट्स में करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा। तो लैम्डा 1 मेरे पास आया 90 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू C1 डिवाइड बाय पाई इंटू कैपिटल R। इस इक्वेशन को अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो मेरे पास लैम्डा 1 का फार्मूला आता है 1718.9 मल्टीप्लाई बाय C1 डिवाइडेड बाय R। अब ये याद रखिएगा, ये आंसर मेरे पास मिनट्स में आएगा। अब अगर मैं लैम्डा 2 लैम्डा 3 और लैम्डा 4 अप टू लैम्डा n तक वैल्यूज़ फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास फार्मूले की ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, r जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ ये जो कॉर्ड लेंथ है ये बदली होती जाएगी। मतलब अगर मैं लैम्डा 2 निकाल रहा हूँ तो ये C2 हो जाएगा, अगर मैं लैम्डा 3 निकाल रहा हूँ तो ये C3 हो जाएगा बट इन मिनट्स। अब जब मैंने लैम्डा निकाल लिए, लैम्डा निकालने के बाद अगर मैं डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम में हमने एज्यूम किया था कि हमारा जो इनिशियल लैम्डा 1 होगा वो हमेशा डेल्टा 1 के इक्वल होगा। हमारा जो इनिशियल लैम्डा 1 होगा वो हमेशा डेल्टा 1 के इक्वल होगा। तो मैंने पहला डेल्टा 1 कैलकुलेट किया, वो हमेशा लैम्डा 1 की वैल्यू के इक्वल होगा। और जब भी मैं डेल्टा 2 निकालूंगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, जब भी मैं ये वाला डेल्टा 2 निकालना चाहूँगा ये हमेशा लैम्डा 1 डेल्टा 1 सॉरी डेल्टा 1 प्लस लैम्डा 2 के इक्वल हो जाएगा। ये देख लें, हमेशा डेल्टा 2 जब मैं निकालूंगा ये डेल्टा 1 यानी कि प्रीवियस डिफ्लेक्शन एंगल प्लस सक्सीडिंग टेंजेंशियल एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैंने डेल्टा 3 निकालना है, ये रहा डेल्टा 3, तो ये कैसे निकलेगा, डेल्टा 2 प्लस यहाँ पे इस पॉइंट बी पे जो टेंजेंट पर जो एंगल बनेगा लैम्डा 3 वो उसमें मैं ऐड कर दूंगा। मेरे पास आंसर आएगा डेल्टा 3 शुड बी इक्वल टू प्रीवियस डिफ्लेक्शन एंगल जो कि है डेल्टा 2 प्लस सक्सीडिंग टेंजेंशियल एंगल जो कि बनेगा लैम्डा 3। तो इस तरह मैं किसी भी डिफ्लेक्शन एंगल को बआसानी मालूम कर सकता हूँ। तो जब भी हमने रैंकाइन मेथड निकालना होता है तो उसको हम टेबुलर शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, उनकी चेनेज हम मालूम कर लेते हैं, फिर हम उसकी कॉर्ड लेंथ या पैग इंटरवल लिख देते हैं, फिर हम सबसे पहले हम क्या कहते हैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, और फिर हम देख लेते हैं कि उसमें कोई
कितनी उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। फिर ये हमारे पास एक और मेथड होता है टू थियोडोलाइट मेथड। ये वाला जो मेथड है टू थियोडोलाइट मेथड और रैंकाइन मेथड, ये कमोबेश एक दूसरे की तरह ही हैं, दोनों के फार्मूले सेम हैं। सिर्फ टू थियोडोलाइट मेथड में होता क्या है कि हम दोनों टेंजेंट्स पे यानी T1 पे भी और T2 पे भी थियोडोलाइट्स को सेट करते हैं। T1 पॉइंट जो है हमारे पास ये टेंजेंट से हमारे एंगल कैलकुलेट करता है और T2 पॉइंट पे हम जो हमारी लॉन्ग कॉर्ड होती है उसकी मदद से हम एंगल्स कैलकुलेट करते जाते हैं। और इसमें हमारी एजम्पशन क्या होती है कि T1 से जो भी हम एंगल मालूम करेंगे डिफ्लेक्शन एंगल, वो हमेशा इसके अपोजिट साइड पे जो हम कॉर्ड के साथ एंगल निकालेंगे वो इक्वल कंसिडर होगा। यानी कि अगर हम इस T1 पे एंगल निकाल रहे हैं डेल्टा 1, तो अपोजिट साइड पे जब हम इस कॉर्ड के साथ जो हमारी लॉन्ग कॉर्ड है T1 और T2 को आपस में कनेक्ट कर रही है, इस पे जो हम एंगल बनाएंगे वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर डेल्टा 1 बनता है तो अगर मैं इसके अपोजिट साइड पर आता हूँ टेंजेंट 2 पे जो कि लॉन्ग कॉर्ड के साथ बना रहा है, तो वो भी डेल्टा 2 ही कंसिडर होगा। तो ये छोटी सी एजम्पशन इसमें हम रखते हैं। दोनों के फार्मूले अभी हम पीछे देख रहे हैं रैंकाइन वाले, तो टू थियोडोलाइट मेथड में भी सेम रैंकाइन वाले ही फार्मूले यूज करते हैं हम। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं जिनकी चेनेज इंटरसेक्ट कर रही है जो चेनेज 1190 पे, यानी कि T1 और T2 दो टेंजेंट्स हैं। ये हमारे पास इस कैपिटल V पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जिसकी चेनेज हमें दे दी गई है 1190 मीटर्स। और इस पे डिफ्लेक्शन एंगल हमें दे दिएगा 36 डिग्री। और हमने जितना भी डाटा है वो तमाम का तमाम कैलकुलेट करना है रैंकाइन मेथड को यूज़ करके। और हमें जो रेडियस ऑफ कर्व है जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू दे दी गई है 300 मीटर्स। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि टेंजेंट लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है जिसका फार्मूला है R इंटू टेंजेंट थीटा। अब इसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि है 18 डिग्री, यानी कि ये कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल 36 दे दिया गया है। लेकिन मुझे इस T1V और इस पॉइंट O तक का एंगल चाहिए था जो कि 36 का ऑब्वियसली हाफ होगा 18 डिग्रीज। तो मैं कर लूँगा R टेंजेंट 18 डिग्रीज, तो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व की तो मेरे पास आंसर है 97.48 मीटर। ये टेंजेंट 1 से V तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, जिसको हम टेंजेंट लेंथ भी बोलते हैं। फिर चेनेज हम किस तरह निकालते हैं? चेनेज निकालने के लिए जो हमें चेनेज प्रोवाइड की गई हो इंटरसेक्शन पॉइंट पे, उसमें से हमने टेंजेंट लेंथ माइनस कर लेनी होती है। गिवन चेनेज है 1190, इसमें से मैं टेंजेंट लेंथ 97.48 माइनस करता हूँ तो मेरे पास T1 पॉइंट की चेनेज आ जाएगी जो कि है 1092.52 मीटर्स। अब मैंने जब भी चेनेज 2 निकालनी है T2 जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, T1 में लेंथ ऑफ आर्क ऐड कर देते हैं। जब भी मैं T1 में लेंथ ऑफ आर्क ऐड करूँगा तो मेरे पास T2 की चेनेज आ जाएगी। तो अब इस केस में मेरे पास T1 की वैल्यू तो पता है मुझे, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क मुझे नहीं पता। तो लेंथ ऑफ कर्व या आर्क उसका फार्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180। अब मैं क्योंकि ये पूरा पोर्शन कवर कर रहा हूँ, इसलिए अब जो मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी वो 36 डिग्री होगी, ना कि 18 डिग्री होगी। तो इसलिए अब मैंने थीटा की जगह 36 रखा, बाकी तमाम वैल्यूज रख के आंसर सॉल्व किया, तो मेरे पास इक्वेशन से आंसर आया 188.5 मीटर। यानी कि लेंथ ऑफ कर्व जो है वो मेरे पास 188.5 मीटर है। इसको जब मैं T1 में ऐड करूँगा तो मेरे पास T2 पॉइंट की चेनेज आ जाएगी जो कि बनती है 1281.02 मीटर्स। अब अगर आप इस पॉइंट पर देखें, आप इस तरह भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने चेनेज 1 मालूम की थी 1092.52 मीटर्स, और हमें सवाल में ये बताया गया था जो हमारा पेग इंटरवल है, पेग इंटरवल से मुराद है किसी भी
कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम पैग इंटरवल बोलते हैं। वो हमें बताया गया है 30 मीटर। अब मैंने ये बताना है कि T1 से T2 तक यानी कि इस कर्व के ऊपर कितने पैग इंटरवल्स आएंगे, 10 आएंगे, 7 आएंगे, 15 आएंगे। तो वो नंबर ऑफ पैग इंटरवल्स मैंने निकालने हैं। वो मैं किस तरह निकालूंगा, आइए देखते हैं। देखें, मैंने आंसर निकाला था जो मुझे चेंज ऑलरेडी मुझे गिवन थी, वो थी 1190। और उसमें से जब मैं टेंजेंट लेंथ माइनस की थी तो मेरे पास T1 की चेंज आ गई थी 1092.52। अगर आप 1092.52 को देखें तो इसमें 36 चेंज पूरी आ रही हैं। मतलब 36 को अगर आप 30 से ज़रब दें, मतलब अब ये मेरे पास है 1092.52, इसको अगर आप मुकम्मल चेन्स में डिवाइड करें तो ये 36 चेनें कंप्लीट इसमें आती हैं। और फिर ऊपर जो डिस्टेंस बचता है वो 12.52 मीटर बनता है। यानी अगर आप 36 ज़रब 30 करें, यानी कि एक चेन लेंथ हमारी जो है वो 30 मीटर की इक्वल है, तो इसमें 36 चेनें बनती हैं जो कि बनता है 1080 मीटर्स। और 1080 को अगर आप 1092.52 से माइनस करें तो मेरे पास आंसर आता है 12.52 मीटर्स। मैं इस पॉइंट को दोबारा बताता हूँ कि जब आपने T1 कैलकुलेट किया जो कि बनता था 1092.52 मीटर्स, अब हमने ये देखना था कि इस 1092.52 मीटर्स में कितनी कंप्लीट चेन्स इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं। तो उससे मुझे ये पता लगा कि इसमें 36 मुकम्मल चेनें आती हैं जिससे मेरे पास लेंथ बनती है 1080 मीटर। और ऊपर का जो इजाफी डिस्टेंस बचता है वो बनता है 12.52 मीटर्स। अब ये जो एडिशनल डिस्टेंस बचता है इसको यूज करके हमने C1 यानी कि इनिशियल कॉर्ड की या फर्स्ट कॉर्ड की लेंथ निकाल लेनी है। वो कैसे निकालनी है कि आप 30 में से इस वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी 17.48 मीटर्स। अब अगर आप ये देखें कि आपके पास C1 तो आ गया 17.48 मीटर्स, इसी तरह C2, C3, और ये हमने देखना है कि हमारे पास टोटल कॉर्ड्स कितनी होंगी। उसके लिए अगेन हमें लेंथ ऑफ कर्व की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 188.50 में से पहली कॉर्ड माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 171.02 मीटर्स। मतलब अब अगर मैं 171.02 को 30 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 5.7। इसका मतलब हुआ कि अगले 5 जो स्टेशन हैं वो कंप्लीट 30-30 मीटर्स के होंगे और जितनी भी लेंथ बच जाएगी वो मेरा फाइनल स्टेशन होगा। यानी कि C2, C3, C4, C5 और C6 ये तमाम 5 के 5 स्टेशन 30-30 मीटर्स के होंगे। और मेरा आखिरी स्टेशन कितने मीटर्स का होगा? ऑब्वियसली अगर टोटल लेंथ ऑफ कर्व मेरे पास 188.5 है, उसमें से अगर मैं पहली कॉर्ड की लेंथ माइनस कर दूं और उसी में से अगली 5 कॉर्ड की लेंथ भी मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास फाइनल कॉर्ड की लेंथ बनती है 21.02 मीटर। अब मैंने कॉर्ड की लेंथ भी निकाल ली, मैंने टेंजेंट T1 की लेंथ भी निकाल ली, मैंने टेंजेंट T2 की भी लेंथ निकाल ली। अब आपके पास लैम्डा का फार्मूला था, उस फार्मूले में C1, C2, C3 ये वैल्यूज़ ऐड करते जाएं और लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास आती चली जाएंगी। इनके आंसर आपके पास आते चले जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ये आपके पास इस इक्वेशन से आंसर आपके पास हमेशा मिनट्स में आएगा। तो इन मिनट्स को आप डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में लाजमी कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब आपके पास टेंजेंशियल एंगल्स आ गए
तो उन टेंजेंशियल एंगल की वैल्यूज़ को आप पीछे बताए गए डिफ्लेक्शन एंगल के जो फार्मूले हैं उसमें वो वैल्यूज़ आप इंसर्ट कर दीजिएगा। तो वो वैल्यू जब आप उसमें इंसर्ट करेंगे तो आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यूज़ भी आती चली जाएंगी। मतलब अगर लेमडा वन और डेल्टा वन पहले दोनों सेम होते हैं तो पहले वाली जो लेमडा वन की वैल्यू होगी वही डेल्टा वन की वैल्यू होगी। इसी तरह जब आप डेल्टा टू पर आएंगे तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो पीछे फार्मूला अवेलेबल था उसमें आप वैल्यूज ऐड करते जाएंगे तो आपके पास आगे जितने भी डिफ्लेक्शन एंगल्स थे साथ के साथ तमाम की वैल्यूज आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं टेंजेंशियल एंगल जो आप कैलकुलेट कर चुके, डिफ्लेक्शन एंगल जो आप कैलकुलेट कर चुके।